हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? हेलो जी, हेलो, आ जाइए। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो हेलो अवनी जी, हेलो गोविंद, मोहिनी, धर्मेंद्र, दीपक, करण, हर्ष, गुलफाम, हेलो श्वेता, हेलो आयशा नाज, मोनिका जी, आयशा सिद्दीकी, हेलो विशाल, प्रतीक, सानिया, दिव्या, अब्दुल, जोश बटलर, हेलो जी, हेलो रितेश, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? मनताशा जी, हेलो आभा शर्मा, माधव, हेलो तरमीन, हेलो वेदिका, इशू, नूतन कुमार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ, एकदम मस्त हूँ। ओके, आ जाइए आ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो बेटा? विद्यासागर पटेल, यार मैंने उनको भेज दिया है, वो आपको एनसीईआरटी संपूर्ण मैंने उनको भेज दी है, ठीक है। क्या पता उन्होंने अपलोड किया या नहीं किया, और आज मैं दिन से ही थोड़ा क्लासेस में बिजी था, इस वजह से मैं ऊपर ध्यान भी नहीं, ऊपर में गया भी नहीं। ओके, वरना वो सेकंड फ्लोर पर है पूरा ऑफिस, तो वहां पर शायद उन्होंने अपलोड कर दिया हो या नहीं किया होगा, ठीक है। ओके, और अगर वैसे अगर तुम्हें नहीं मिला है तो इसका मतलब है अपलोड नहीं हुई है, तो मैं अभी क्लास के बाद जाकर के देख लूंगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ, ये फर्स्ट बैच है, आरंभ फर्स्ट बैच है। हेलो नीलेश जी, हेलो जी, हेलो। आज मोल कॉन्सेप्ट क्यों नहीं पढ़ा रहे हो बेटा? अरे 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 अरे, ये पीपीटी गलत लगा दी है। ओके, अरे तुम्हारे पीपीटी गलत लगा दी उन्होंने यार। मैंने उनको अपलोड करने के लिए कुछ और बोला था। वेट अ मिनट, ठीक है। परमाणु की अवधारणा कैसे खुला हुआ है ये? ओके ओके ओके, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ जी, अब ठीक है। मैं तभी सोचू बच्चे यार कैसे बोल रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट। हाँ जी, मैं एकदम बढ़िया हूं बेटा, एकदम स्वस्थ हूं, एकदम मस्त हूं, ठीक है। हाँ, मुझे बेच चेंज करवाना है। अच्छा, पुराने वाले बेच में नए वाले बेच में जाना है। थैंक यू, आप मेरी बात मान ले मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए। बेटा नहीं 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 नहीं, हाँ, मैं तभी सोचू यार कौन सी फाइल डाउनलोड कर दी उन्होंने। मैं तो ये बोल के गया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर L2 लगा देना, ये पानी पी के आ रहा हूं, पता चला कुछ और हो गया। हाँ हाँ, पूरी अपलोड हो गई, पूरी अपलोड हो गई ना, ठीक है जोश बटलर, वेरी गुड। हाँ जी, कमेंट, मेरा कमेंट क्यों नहीं देखते बेटा? सबका कमेंट देखता हूं सर। कहां तक की फोटोकॉपी करवाएं? बेटा फोटोकॉपी करवाने की जरूरत नहीं है, आप उसी में से वहां पे क्वेश्चन लगा करके पढ़ सकते हो। फिजिकल से हार्ड क्वेश्चन आते हैं क्या बेटा? नीट में हार्ड नाम का कोई शब्द ही नहीं है, पहली बात तो मैं कहूं तो नीट में क्वेश्चन हार्ड आते ही नहीं है, ठीक है। और फिजिकल में भी इतने क्वेश्चंस नहीं आते बेटा जो कि हार्ड लगे। फिजिकल के टोटल 15-16 क्वेश्चन आते हैं, और उन 15-16 क्वेश्चन में आप कम से कम आराम से 12 क्वेश्चन तो ऐसे ही लगा लोगे। इक्का दुक्का क्वेश्चन है जो आपको परेशान करेंगे, ठीक है। पूरा पेपर टफ नहीं आता है, उसके 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो टफ आएंगे। फिजिकल के मान लो आपके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं ना बेटा, तो 15 में से 12 क्वेश्चंस मैं लिख के दे रहा हूं, 12 प्लस क्वेश्चन आप ऐसे ही लगा लोगे। बस वो 2 से 3 क्वेश्चंस होंगे जो आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत मांगेंगे, और नीट में वो मेहनत न के बराबर है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, आज की चर्चा को शामिल करते हैं क्लास में। हाँ, तो यार पिछले लेक्चर के दौरान हमने L1 देखा था, बेसिक इंट्रोडक्शन। आज L2 देखते हैं। तो L2 के अंदर हमें क्या क्या चीजें करनी है, कैसे कैसे करनी है, हर एक बात को यहां पर देखते हैं। आइए बात करें, ठीक है। हाँ, अब बेटा देखो ध्यान से, वो इस बार टेस्ट में केमिस्ट्री इंप्रूव हुई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मनीष सैनी। कुछ बनते हैं कुछ नहीं बनते, कोई बात नहीं बेटा, वो धीरे धीरे अडॉप्ट होएगा। अभी यार आपने पहला चैप्टर पढ़ा है, दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो, फिर जैसे जैसे आप आगे सारी चीजें पढ़ते जाओगे ना, आपके दिमाग में वो चीजें बढ़ती जाएगी। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो
तो आप जैसे कि स्टार्टिंग में शतरंज खेलने लगते हो तो आपको नहीं आता है शतरंज में कैसे चालें चलती है, घोड़ा कैसे 2.5 कदम बढ़ता है, कैसे वजीर भागता है, हाथी कैसे भागता है, आपको नहीं पता। लेकिन जब आप धीरे धीरे खेलने लग जाते हो, 1 महीने तक खेलोगे, 1 साल तक खेलोगे, तो शायद आप भी एक बढ़िया प्लेयर बन सकते हो। तो उसी तरीके से बेटा यहां पर पढ़ाई है। आपने एक चैप्टर पढ़ा, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो, थोड़ी स्टार्टिंग में दिक्कत आती है। हम जैसे कि जब मैं चेस खेलने लगता हूं ना, समझ ही नहीं आता, जाने कितनी बार मैंने इंस्टॉल करा, अनस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल करा, अनस्टॉल कर दिया, पता नहीं क्या है यार ये, ठीक है। लेकिन जब एक बार अपन खेलने लग जाते हैं ना, मजा आने लग जाता है। या फिर वो क्यूब होता है ना, क्यूब अलग अलग रंग, कलर मैचिंग वाला, तो स्टार्टिंग में पता नहीं क्या है यार, सबसे बन जाता है, मुझसे ही नहीं बनता। लेकिन फिर जब अपन टाइम देने लगते हैं तो उसमें फिर हो जाता है। मतलब चीजें अटेंशन मांगती है, अटेंशन। अगर आप किसी चीज को अटेंशन दोगे ना, धीरे धीरे वो हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अभी मैं यहाँ पर मतलब जैसे कि अभी मैं गुड़गांव में रह रहा हूं, तो घर पर तो अपने घर वाले अपने कमरे की देखभाल कर लेते हैं। अभी कपड़े कहाँ पड़े हुए हैं, शूज कहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है, अलमारी ढंग से नहीं जमी हुई है। लेकिन संडे एक दिन ऐसा होता है मैं कमरे को अटेंशन देता हूँ। मतलब मेरे जूते यहाँ पे हैं तो वहां होनी चाहिए, अलमारी एकदम साफ होनी चाहिए तो साफ होनी चाहिए। चीजों को 2 मिनट के लिए अटेंशन दे दो, वो चीजें बढ़िया हो जाएगी। जैसे कि अपना स्कूल का बैग, उसमें कॉपी पेज टूटे फूटे, मतलब फटे हुए कॉपी पेज भी भरे हुए हैं। एक दिन ऐसा आता है हम उसको सही ढंग से साफ करते हैं, उस दिन कितना बढ़िया लगता है ना वो। बस वही है, चीजों को अटेंशन दोगे, धीरे धीरे चीजें होती हुई दिखाई देगी। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब यार आज हम क्या करने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे और फिर कुछ परमाणु मॉडल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बीच में इलेक्ट्रॉन की खोज तक अगर हम पहुंच पाए तो वो देख लेंगे, और इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन से लेकर के ज्यादा कुछ आएगा नहीं। ये सबका ही हाल है बेटा, ये सबका हाल है, सबका हाल है। हाँ जी, अब हाँ जी यार, अब जरा देखो ध्यान से। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मैं आरंभ 1 में था, मुझे आरंभ 2 में जाना है, सर पैसे मांग रहे हैं। अब यार जब तुम्हारे पास ऑलरेडी लाइव बैच है तो तुम्हें एक लाइव बैच छोड़ करके दूसरे लाइव बैच में क्यों जाना है? ठीक है, क्या मजबूरियां हैं? ऐसा कोई नहीं हो सकता कि यार आप कोई चीज अगर आपने छूट गई, बैकलॉग क्लियर, सर मेरा बैकलॉग रह गया, हाँ है ना, तो यार ये थोड़े बहाने, थोड़े कहीं ना कहीं आपने लापरवाही करी, उस वजह से ये चीजें हुई है। तो आप इसको सॉर्ट आउट करो। और फिर वो पैसे मांगेंगे तो मांगेंगे, उसमें मैं क्या करूं बेटा, मैं तो पढ़ा रहा हूं ना, मेरा काम तो पढ़ाने का है। ठीक है, ओके, शादी कर लीजिए, हाँ करेंगे। ओके, तो यार यहां पर आप इन चीजों को देखो, पढ़ो। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको परमाणु क्रमांक के बारे में बता दिया था, अभी लिखना कुछ नहीं है। लास्ट क्लास में मैंने आपको परमाणु क्रमांक के बारे में बता दिया था। जेड क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। और अगर परमाणु उदासीन हो तो उतने उसमें क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन होते थे। तो जेड, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सब बराबर हो सकते हैं उदासीन के अंदर। अगर परमाणु कैसा है, उदासीन है, उदासीन परमाणु में ये हो सकता है। ठीक है, ये करवा लिया था, ठीक है अपन ने पहला। फिर दूसरा पॉइंट हमने देखा था द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, ध्यान से देखो रसगुल्लो, द्रव्यमान संख्या ए, ये क्या होता था, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। नाभिक में कितने प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, वही कहलाती है द्रव्यमान संख्या, जिसको न्यूक्लियोनों की संख्या भी कहा जाता है, न्यूक्लियोनों की संख्या। ये हो गया। द्रव्यमान संख्या सदैव पूर्ण संख्या होगी या पूर्णांक होती है, पूर्णांक होती है, दशमलव में नहीं आती। जबकि परमाणु भार दशमलव में भी संभव है, दशमलव में भी पॉसिबल है। ठीक है, इतनी बातें हमने देख ली थी। हाँ जी, इतनी बातें बेटा पढ़ के लाएगा ना, कैसे लाए 650 कैसे लाए, पढ़ के लाएगा। मैं थोड़ी कि हिमालय पे जा, 15-20 दिन तक बढ़िया से तपस्या कर, भगवान से वरदान ले, फिर आएंगे, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो परमाणु भार दशमलव में भी संभव है, ये पूर्णांक वगैरह है। तो अब जरा देखो ध्यान से, हाँ जी, ओके। अब
आगे देखो, इतनी बातें हमने देख ली, इतनी चीजें हमने देख ली। बेटा थोड़े से मैं आपके कमेंट्स ऐड करूंगा, बेटा आप पढ़ाने नहीं देते हो, ईमानदारी से बात ये है, आप पढ़ाने नहीं देते हो। कुछ बच्चों के चक्कर में मैं उन बच्चों का नुकसान नहीं कर सकता जो वाकई में पढ़ने वाले हैं, जो वाकई में सीरियस है। तो आप थोड़ा सा समझें, थोड़ी सी इस चीजों को गंभीरता से लें और पढ़ाई करें, ठीक है। हाँ, वरना देखते देखते पता चलेगा हम बातें करने में लगे रहे, फिर अपना सिलेबस रह गया। तो इन बातों को ध्यान रखें। हाँ, तो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, इनके बारे में हमने देख लिया। द्रव्यमान संख्या सिंपल, प्रोटोनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। नाभिक में कितने प्रोटोन है, नाभिक में कितने न्यूट्रॉन है, आप निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मान लो यहां पर सोडियम के बारे में दे रखा है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 दे रखा है, इसकी द्रव्यमान संख्या दे रखी है 23। तो ये क्या है, Z, ये क्या है, A। अच्छा, अगर मैं आपसे इसमें पूछूं इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, तो हम निकाल सकते हैं। प्रोटॉन जितना उसका परमाणु क्रमांक है उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो कितने आ जाएंगे, 11। क्या ये उदासीन है, हाँ, इस पर कोई आवेश नहीं है, तो उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन कैसे निकालें, द्रव्यमान चूंकि हमें पता है A बराबर होता है P प्लस N, प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये कितना दे रखा है, 23। अब ये कितना दे रखा है, 11। 11 में कितना जोड़े कि 23 आ जाए, 12 है ना। तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई 12, ठीक है। ओके, इतनी बातें हमने देख ली, बहुत सारी चीजें हमने इसमें कर भी ली अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जी, ओके। तो अब यहां पर हम कुछ छोटी छोटी चीजें भी समझ लेते हैं, जान लेते हैं। और हाँ, एक चीज मैंने आपको ये भी बताई थी कि यार मास ऑफ प्रोटॉन पढ़ा था अपन ने। प्रोटॉन का द्रव्यमान एएमयू में लिख रहा हूं मैं, सिंपल, ठीक है ना, बस केवल समझने के लिए। 1.007 एएमयू होता है कि नहीं होता है। मास ऑफ प्रोटॉन 1.007 एएमयू होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008 एएमयू होता है, यस और नो, होता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 0.0000548 एएमयू। तो यहां पर हमने ये समझ लिया कि यार ये दोनों तो लगभग समान द्रव्यमान के हैं। 1.007 1.008 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग समान होता है। प्रोटॉन का भार और न्यूट्रॉन का भार लगभग सेम होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का भार तो बहुत कम होता है ना। देखो ये 1 है और ये तो 0 भी नहीं है। 0 मतलब बहुत ही छोटी संख्या, 0.000.5, बहुत छोटी संख्या है, बहुत ही छोटी संख्या है। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स अपन लिख लेते हैं, देखो अब हेडिंग डाल लो, इंपोर्टेंट पॉइंट्स, ये हमें लिखना है। हाँ जी, पिछली क्लास से हमने क्या सीखा, उससे रिलेटेड कुछ चीजें हमें लिखनी है, ठीक। पहला पॉइंट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है। तो डायरेक्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा भारी होता है। ये वाला पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। बराबर भी है, लेकिन न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा भारी होता है, समझ में आ गया। दूसरी बात, प्रोटॉन की तुलना में, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों में से कोई भी ले लो, प्रोटॉन की तुलना में या इलेक्ट्रॉन की तुलना में, ऐसा लिख लो, इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का द्रव्यमान 1837 गुना होता है। 1837 गुना ज्यादा भारी होता है प्रोटॉन, किससे, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना ज्यादा भारी होता है प्रोटॉन, ठीक है। अगला थर्ड पॉइंट,
इलेक्ट्रॉन के जाने से या आने से परमाणु भार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तो नगण्य है, बहुत ही हल्का है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के जाने, इलेक्ट्रॉन के त्यागने या ग्रहण करने, इससे मतलब इलेक्ट्रॉन के जाने या आने से परमाणु भार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। लिख ले बेटा साथ के साथ, नगण्य होता है। ठीक है, ओके। तो ये 3 पॉइंट आपके लिए थोड़ी सी सुविधा रखेंगे आपकी चीजों को करने में। ओके जी बच्चों, ठीक है, 1, 2 एंड 3 इतना हो गया। मैं अभी कमेंट नहीं खोलूंगा, ठीक है, फिर कमेंट खोलते हैं तुम पता नहीं दूसरी चीजें ज्यादा पूछने लग जाते हो, जो कि अपनी चीजों अभी के प्रेजेंट टाइम से मतलब नहीं रखती है। ये हो गया। तो अगर जैसे कि देखो ध्यान से, सिंपल सा इस क्वेश्चन पर बाद में आएंगे। जैसे कि देखो ध्यान से, मान लो एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे और एल्यूमिनियम +3 बना दिया। ठीक है, इस एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। इसके अंदर प्रोटॉन कितने? 13, लिखना कुछ नहीं, समझना है। न्यूट्रॉन कितने? 14, क्योंकि इसका परमाणु भार या इसका द्रव्यमान संख्या होती है 27। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 13। उदासीन है ना? हाँ जी, ओके। तो यार जब यह +3 में गया तो क्या इसके परमाणु भार में कोई चेंज होगा? जो परमाणु भार पहले था बाद में भी उतना ही होता है, ऐसा नहीं है। प्रोटॉन 13, न्यूट्रॉन 14, इलेक्ट्रॉन घट करके 10 रह गए, लेकिन द्रव्यमान संख्या तो वही रहेगी 27, उसमें कोई फर्क नहीं आता। परमाणु भार भी 27 के आसपास ही होता है। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात को नोटिस कर लेना। ठीक है, ओके। तो यह चीज अपन ने देख ली। हाँ जी, इसको चलो हटा ही देते हैं ना, ठीक है, बस समझना ही था ये तो ये चीज क्लियर हो गई बेटा, ओके। हाँ जी, तो ये इतना खत्म। अब जैसे कि देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन करते हैं, उसको समझना, बढ़िया से क्लियर करना और फील लेना फिर क्या पूछ रहा है वो। जैसे कि देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में देखो, यदि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए, ओके, डबल कर दिया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, तो कार्बन 6C12 का नया परमाणु द्रव्यमान और प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आया कि मेरे पास कार्बन है, उसमें न्यूट्रॉन मैंने डबल कर दिए और इलेक्ट्रॉन मैंने आधे कर दिए, तो परमाणु भार नया क्या होगा? तो अब आप मुझे ये बताओ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के कि इलेक्ट्रॉन आधे कर दो या डबल कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो होता ही नगण्य है द्रव्यमान वाला। तो जरा देखो ध्यान से सॉल्यूशन। हाँ जी, किसके बारे में बात की जा रही है? 6C12 के लिए। अगर मैं देखूं 6C12 के लिए, अरे यार, सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं 6C12, ठीक है, 12 इधर लिखो या इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 6 इधर ही लिखना है। इधर लिख दोगे तो ऐसा लगेगा जैसे 6 कार्बन है, ठीक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 के लिए प्रोटॉन कितने होंगे बेटा? 6। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 6। इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 6। हाँ या ना, बोलो। और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12।
भाई एक परमाणु, एक कार्बन का भार कितना होता है, एक कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12 AMU। होता है कि नहीं होता है? होता है ना भाई। 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है। जरा देखो ध्यान से, हमने समझना, जरा समझना, प्रोटॉन का भार कितना लिखा था 1.007 AMU। क्या ये लगभग लगभग 1 AMU ही है? जैसे कि मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008 AMU बोलो या लगभग लगभग 1 AMU बोलो, बात एक ही है ना। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग लगभग सेम है, 1 AMU मान लो उनको, ठीक है? हाँ या ना? तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर कार्बन में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो 6 प्रोटॉनों का भार 6 AMU, 6 न्यूट्रॉनों का भार 6 AMU। इलेक्ट्रॉन के भार से हमें मतलब ही नहीं है, तो कार्बन का परमाणु भार कितना हुआ 12 AMU हुआ। यस और नो? ओके, हाँ जी। परंतु यदि हमने क्या कर दिए, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दुगना कर दिया, मतलब न्यूट्रॉन डबल कर दिए, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दुगना एवं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आधा करने पर न्यूट्रॉन डबल कर दिए, प्रोटॉन उतने के उतने ही रहे, प्रोटॉन 6 रहे, 6 प्रोटॉनों का द्रव्यमान 6 AMU रहा। न्यूट्रॉन कितने कर दिए आधे, पहले कितने थे 6, कितने रह गए 3, तो 3 AMU रहा। इलेक्ट्रॉन से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, बोलो। इलेक्ट्रॉन का तो आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो यार यहां पर अब कितना आ गया नया परमाणु भार, नया परमाणु भार कितना आ गया 9 AMU। दोनों को जोड़ लोगे ना, 6 और 3 9 हो जाएगा भाई। 6 यहां पे थोड़ा सा इसमें मैं और मेंशन कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। जैसे कि 6 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का 1 AMU, 6 का 6 AMU, यहाँ पे 6 का 6 AMU, और इलेक्ट्रॉन से तो अपने को कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बहुत बहुत छोटी राशि है। ये तो इसका भार नगण्य है। हाँ जी, तो नया भार आ गया आपके पास 9 AMU, पहले कितना था 12 AMU, तो नया आ चुका है 9 AMU। पहला क्वेश्चन तो डन हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि याद करो, प्रतिशत हानि या प्रतिशत वृद्धि। अब जरा देखो मुझे क्या निकालनी, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। अब वृद्धि क्या होता है, परमाणु भार, अच्छा सॉरी, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए। तुम कमेंट भी कर रहे होंगे, वृद्धि समझते मैं सोच रहा हूं परमाणु भार तो बढ़ना चाहिए था, यहां तो घट गया ना, ठीक है, आई मेड मिस्टेक। हाँ जी, अब देखो, हाँ जी, परमाणु भार न्यूट्रॉन दुगने कर दिए, न्यूट्रॉन दुगने कर दिए तो 6 के कितने हो जाएंगे 12, तो कितना आ जाएगा 12 AMU। तो नया परमाणु भार कितना हो गया? सर हम बोल रहे थे इसलिए कमेंट खोल के रखो, लेकिन देखो आपकी वही चीज मैंने बिना कमेंट खोले भी समझ ली, 18 AMU आ जाएगा, तो बढ़ गया। तो वृद्धि कितनी हुई, पहले 12 था, बाद में 18, तो 18 - 12 6 AMU की वृद्धि हो गई। तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे, पहले कितना था और बड़ा कितना, बस प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी। तो अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने का सिंपल सूत्र है, अंतिम द्रव्यमान माइनस प्रारंभिक द्रव्यमान अपोन में प्रारंभिक द्रव्यमान गुणा
गुणा में 100। आप यहां पर प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कर सकते हो। भाई पहले की तुलना में कितना बढ़ गया? पहले कितना था? 12। बढ़ कितना गया? 6 mu, क्योंकि बाद में 18 हो गया, पहले 12 था। गुणा में 100 लगा दो तो 50% वृद्धि आ जाएगी। 6/12 1/2 ये आ जाएगा, 50% बढ़ गया वृद्धि। 50% बढ़ जाएगा। बोलो समझ में आया? क्वेश्चन सरल था। क्वेश्चन में हमने क्या किया कि यार न्यूट्रॉन डबल कर दिए। मैं आपकी भावना समझ गया था कि आप ये बोल रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में आग लगा दोगे, सर कमेंट देखो, सर कमेंट देखो, सर कमेंट देख काहे नहीं रहे हो, सर हमें हजम नहीं हो रहा है। पहले 6 प्रोटॉन थे, 6 न्यूट्रॉन थे। एक प्रोटॉन का भार 1 mu के लगभग हम मान सकते हैं, न्यूट्रॉन का भार भी 1 mu के लगभग मान सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो प्रोटॉन भी 6, एक प्रोटॉन का 1 mu, 6 का 6, न्यूट्रॉन का 6 mu, तो परमाणु भार है उसका 12 mu। लेकिन न्यूट्रॉन दुगने कर दिए तो 12 खट 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 ये हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन करें, अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दुगना, न्यूट्रॉन डबल करेंगे, प्रोटॉन आधे करेंगे, इलेक्ट्रॉन दुगने करेंगे, तो 6c12 का नया परमाणु भार क्या होगा? कर सकते हैं 6c12। हाँ जी, ठीक है, 6c12। पहले के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें 6c12 में प्रोटॉन कितने? प्रोटॉन है 6, न्यूट्रॉन है 6। ओके, तो न्यूट्रॉन है 6, इलेक्ट्रॉन है 6। 6 प्रोटॉनों का भार 6 mu, 6 न्यूट्रॉनों का भार 6 mu, ये तो नगण्य है। तो यहां पर टोटल परमाणु का भार कितना आ जाएगा? 12 mu। तो कार्बन का परमाणु भार कितना आ गया? 12 mu आ गया रसगुल्लो। ठीक है, हाँ जी। यदि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान डबल मतलब दुगना कर दिया, प्रोटॉन का द्रव्यमान आधा एवं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दुगुना कर दें तो प्रोटॉन कितने कर दिए? आधे। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 mu, आधे कर देंगे तो 3 प्रोटॉन रह गए, तो 3 का द्रव्यमान 3 mu। हाँ जी, न्यूट्रॉन कितने कर दिए बेटा हमने? डबल कर दिए, 12 कर दिए, तो 12 का द्रव्यमान 12 mu। इलेक्ट्रॉन के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कितना हो गया? 15 mu। तो ये नया भार आ गया। प्रतिशत वृद्धि पूछता तो वो भी निकाल लेते, 15 माइनस 12/12 इंटू 100 कर लेते। ठीक है, तो नया परमाणु भार आ जाएगा 15 mu। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छे से पढ़ाई में मन लग रहा होगा, पढ़ भी पा रहे होंगे आप। अगली बात कर सकते हैं इसे। भाई कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 6 6 12 mu हो गया। इलेक्ट्रॉन के भार से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नगण्य होता है वो। तो 3 प्रोटॉन रह गए, 12 न्यूट्रॉन कर दिए, तो 15 हो गया। अगला प्रश्न। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है? x-2 में प्रोटॉनों की संख्या 16 है, तो x+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। x-2 में प्रोटॉनों की संख्या 16 है, तो x+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। बहुत ही आसान प्रश्न है, जरा देखो। x-2 के लिए हमें क्या दे रहा है? प्रोटॉनों की संख्या कितनी बेटा? 16। तो जरा देखो ध्यान से, अगर इसमें प्रोटॉन 16 है तो Z कितना होगा? Z 16 होगा।
इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, ये सवाल है। उदासीन होता, अगर यह उदासीन होता तो क्या 16 प्रोटॉन 16 इसका परमाणु क्रमांक, क्या 16 इसमें इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन इस पर -2 आवेश आ चुका है। ऋणावेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, तो प्लस का 2 कर दो। टोटल ये आवेश है जो आपने ऐड किया है। अगर ऋणावेश है तो जोड़ दो, धनावेश है तो घटा दो। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, तो यार आपको x+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी, तो ये x-2 के लिए और x+2 के लिए। तो हमें तो इतना करना ही नहीं था, हमें तो बस z पता करना था, काम हो गया था। ठीक है, x+2 के लिए भैया भाई देखो तत्व तो वही है ना, बस यहाँ ऋणावेश में, यहाँ धनावेश में है, तो यार z का मान तो कितना रहेगा, 16 ही रहेगा। प्रोटॉन भी कितने रहेंगे, 16 ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन 16 में से प्लस का मतलब निकल गए तो 2 कम कर दो, कितने रह गए, 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे इसका आंसर आ जाएगा 14। कौन से ऑप्शन में, 1 में। हो गया काम खत्म। देख लो, आपको तो बस जेड पता करना था, जेड कितना है। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या 16 है, तो 16 इसका परमाणु क्रमांक है। दिमाग लगाओ ना, ये 16 हो गया, 16 में से +2 निकाल दो, 16 में से 2 कम कर दो, 14। इतना टाइम ही नहीं लगना था इसमें तो, लेकिन मैं चाहता हूं हर एक बच्चे तक समझ में आए, तो पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, ठीक है। परमाणु सारणी में यदि कार्बन 12 का परमाणु भार 150 इकाई मान ले, 12 MU होता है ना, वो 12 MU न मान करके अपन ने 150 इकाई मान लिया, तो ऑक्सीजन 16 का भार क्या होगा, बोलो। जैसे कि मेरा वजन है 62 किलो, नहीं, आपका वजन 62 किलो नहीं है, आपका वजन 200 किलो है। तो बताओ, मान लो ये मैं हूं और मेरा दोस्त है कोई, मेरे दोस्त का वजन मान लो 65 किलो है, मेरा नाम है कामेश, और मान लो मेरा कोई फ्रेंड है जिसका नाम है रवि। ठीक है, तो मेरा वजन 62 किलो है। नहीं, मेरा वजन 62 नहीं, मेरा 62 किलो 200 के बराबर है, तो इसका 65 किलो कितनों के बराबर होगा, ये करना है। तो सिंपल सा है ना यार, 62 किलो 200 के बराबर, तो 1 किलो कितने के बराबर, तो वही 1 किलो, इस हिसाब से यहाँ पे निकाल लेंगे। तो बहुत सिंपल है। तो जरा देखो ध्यान से बेटा जी, यहां पर आप समझो, बढ़िया से क्लियर करो और समझियो। जैसे कि सॉल्यूशन, कार्बन 12 का परमाणु भार 12 होता है, तो यहां पर जो कार्बन के लिए, अगर मैं बात करूं कार्बन के लिए, जो 12 MU होता है ना कार्बन का भार, ये 12 ना बोल करके ये बोल रहा है भैया 150 इकाई मानना है। ठीक है, तो 12 MU 150 के बराबर, अतः 1 MU कितने के बराबर, 150/12। ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना, ऑक्सीजन के परमाणु भार की बात करूं तो 16 MU हम लेते हैं ना, हाँ जी, ओके। ऑक्सीजन के लिए तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार, ठीक है, वो कितना होता है, अगर हम यहां पे सिंपल जैसे MU में बात कर रहे हैं तो कितना होता है, 16 MU होता है, हाँ है ना। और 1 MU इतने के बराबर है, तो 16 MU कितने के बराबर होगा, तो 16 गुणा 1 MU रख सकता हूं मैं यहां पर, और 1 MU का मान इतना है, तो यहां पर आ जाएगा 16 गुणा 150/12। तो बस इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सोल्व कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 3 बार, 4 से कट जाएगा 4 बार, और ये कट जाएगा 50 बार। सही बोल रहा हूं मैं? ठीक है, क्योंकि 3 पंजे 15, 150, और ये आ जाएगा 200, तो ये आ जाएगा फिर 200 इकाई।
तो अगर इसका 150 मान रहे हैं तो फिर ऑक्सीजन के लिए आएगा 200। समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ या ना? अगर हम 12 mu को 150 मान लेंगे तो भैया 1 mu का इतना मान होता है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 mu होता है। 1 mu में इतना तो 16 में इतना हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। लो कर लो, बात हो गया, क्वेश्चन खत्म। इसी के साथ ये वाला पार्ट भी खत्म। तो हमने इन चीजों को अच्छे से समझ लिया है, परख लिया है और सोल्व कर लिया है। अब आती है कुछ नई नई परिभाषाओं पर चर्चा। तो नई परिभाषाएं क्या बोलती है भैया? हमने परमाणु भार पढ़ लिया, द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक पढ़ लिया। अब हम आते हैं बेटा समस्थानिक पर। अगली थर्ड टॉपिक समस्थानिक। समस्थानिक को इंग्लिश में बोला जाता है आइसोटोप्स। समस्थानिक को इंग्लिश में बोला जाता है आइसोटोप्स। आइसोटोप समस्थानिक क्या होते हैं कि यार एक तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान है परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न है। जिनका परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है, या जिनका परमाणु क्रमांक समान है द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। ठीक है, तो जरा देखो ध्यान से, एक ही तत्व के चलना यार, एक ही तत्व के वे अलग अलग परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान है, Z का मान तो सेम है परंतु ए का मान डिफरेंट है, द्रव्यमान संख्या का मान डिफरेंट है, ए का मान डिफरेंट है। समझ में? या ऐसे भी लिख सकते हो, जिनमें प्रोटॉन समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो, अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण देखो, देखो पहले जनरल उदाहरण लिख दे। जैसे कि देखो कार्बन 6C12 भी होता है, कार्बन 6C13 भी होता है, कार्बन 6C14 भी होता है, परमाणु क्रमांक 6 6 6, द्रव्यमान संख्या 12 13 14, ये समस्थानिक है। सेम इस तरीके से बेटा ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन 8 16 भी होता है, ऑक्सीजन 8 17 भी होता है। ठीक है, ये समस्थानिक। इस तरीके से हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं आप, 1H1 1H2 1H3, तो ये समस्थानिक है जिनके परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। ठीक है, अरे हाँ या ना? ये सारी बातें क्लियर है। अब ये हाइड्रोजन के समस्थानिक पर थोड़ा स्पेशल में चर्चा कर लेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रोटॉन कैसे सेम, न्यूट्रॉन कैसे डिफरेंट। ठीक है, तो यार हाइड्रोजन के समस्थानिक, के उदाहरण से हम समझते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं बेटा। पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है बेटा ड्यूटेरियम और थर्ड होता है ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम को दर्शाते हैं 1H1 से, इसके ये होता है 1H2 और ये होता है 1H3। समझ में आ गया? इसके अंदर भी प्रोटॉन कितने हैं? जितना इसका परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक सबका 1 1, द्रव्यमान संख्या अलग अलग। इसके अंदर प्रोटॉन 1, इसके अंदर भी प्रोटॉन कितने होंगे? 1, इसके अंदर भी प्रोटॉन कितने होंगे बेटा? 1। लेकिन न्यूट्रॉन इसमें कितना है? 0। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन ही नहीं होता क्योंकि ये 1 कब आएगा? जब 1 + 0 करोगे। भाई द्रव्यमान संख्या का मान कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। प्रोटॉन कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। तो न्यूट्रॉन कितना आएगा? स्वाभाविक सी बात है 0 ही आएगा ना। ठीक है, बोलो बच्चों। तो प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। हाँ जी, अब अगली बात, इसके अंदर न्यूट्रॉन कितना होगा? 1 होगा। इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। तभी तो ए का मान कितना आएगा? 1 आया होगा। तभी तो इसके लिए ए का मान 2 आया होगा। तभी इसके लिए ए का मान 3 आया होगा। इलेक्ट्रॉन तीनों में सेम ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन 1,
इलेक्ट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 1। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर कर लो। प्रोटियम में, ड्यूटेरियम में, ट्राइटेरियम में इलेक्ट्रॉनों में कोई चेंज नहीं आता, प्रोटोनों में कोई चेंज नहीं आता, चेंज आता है न्यूट्रॉनों की संख्या में, इसलिए उनकी द्रव्यमान संख्या परिवर्तित हो जाती है। तो समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, या जिनमें प्रोटोनों की संख्या समान हो, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो। ठीक है रसगुल्लो, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या सर समस्थानिकों के गुण समान होते हैं या अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। समस्थानिकों के भौतिक रासायनिक गुण डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको नोट कर लेनी चाहिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ओके बच्चों, तो ये आपने कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे एक पॉइंट लिख लो, समस्थानिकों आइसोटोप्स, समस्थानिकों के भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। रासायनिक गुण डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इनके गुण अलग अलग होते हैं बेटा, क्योंकि देखो प्रोटियम सबसे हल्का है, ट्राइटेरियम सबसे भारी है, तो यार इनके गलनांक क्वथनांक, ये तो वैसे भी क्या है, रेडियो एक्टिव है, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसको लिख लेना, यह रेडियो एक्टिव है, रेडियोधर्मी। ये रेडियोधर्मी होता है ट्राइटेरियम, रेडियोधर्मी। ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स इमिट करता है, उत्सर्जित करता है। हाँ जी, तो जबकि ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये रेडियो एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं गुण तो अलग हो गए ना। ओके, तो ये हो गया बेटा प्रोटियम के बारे में चर्चा, ये हो गई प्रोटियम के बारे में चर्चा। अब जैसे कि देखो क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी समस्थानिक, जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं, एक 35 और एक 37, है ना। तो आपको उसका औसत परमाणु भार कैसे निकालना है? तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर एक क्वेश्चन करते हैं और इस चीज को समझते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं समस्थानिक के ऊपर। ठीक है, क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं। बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन 35 एवं क्लोरीन 37, जिनकी प्रतिशत मात्रा जो प्रकृति में पाई जाती, जिनकी प्रतिशत तथा क्रमशः 75% एवं 25% होती है, तो क्लोरीन का औसत परमाणु भार होगा, औसत परमाणु भार होगा। अब बेटा जरा देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को आपको लगाना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। क्लोरीन कितने रूपों में पाया जा रहा है? 35 और 37 में। 35 वाले की प्रतिशतता 75% और दूसरे वाले की 25%। खत्म, सिंपल है। अनुकूल बटा कूल गुणा 100, खत्म बात। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। अच्छा, आपको प्रतिशतता नहीं निकालनी, सिर्फ परमाणु भार निकालना है, ठीक है। ओके, तो जरा देखो ध्यान से, सिंपल सा, जब भी आपको दो अलग अलग समस्थानिक दिए जाएं और परमाणु भार निकालना हो, तो वो कहीं ना कहीं औसत होता है। दो के लिए निकाल रहे हो, दो का दे रखा है और आपको निकालना है दोनों में से औसत कितना है, तो आपको औसत परमाणु भार निकालना होता है। तो चूंकि औसत परमाणु भार ज्ञात करना है, तो इसका सिंपल सा सूत्र है बेटा, जो भी समस्थानिक दे रखे हैं, जो भी समस्थानिक दे रखा है, उस समस्थानिक का परमाणु भार गुणा उसकी प्रतिशतता। परमाणु भार को प्रतिशतता से गुणा कर दो, आंसर निकाल लोगे। हाँ जी, क्लोरीन 35 का परमाणु भार गुणा उसकी प्रतिशतता 75%, तो 75 से गुणा कर दो।
ठीक है, प्लस में यहां पर क्लोरीन 37 गुणा 25 बटे में टोटल 75 प्लस 25 कर दो, उनकी प्रतिशतताओं का योग कर दो, ताकि आप टोटल यहां पे अनुकूल बटा कुल, ये 75%, वो 25% पाया जा रहा है, और बटा कुल तो 100% है ही सही। आप इस सूत्र में मान रखोगे, आंसर प्राप्त कर लोगे। आप इस सूत्र में मान रखोगे, आंसर प्राप्त कर लोगे डेफिनेटली। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर ये हो जाएगा 35 गुणा 75 प्लस 37 गुणा 25 बटे में आ जाएगा बेटा 100। जैसे ही आप इस मान को सोल्व करोगे, ये मान निकल करके आएगा आपके पास 35.5। ठीक है, अच्छा, और ये AMU में आएगा। ठीक है, हम सिंपल एक क्लोरीन के लिए बात कर रहे हैं, मोल के लिए बात नहीं कर रहे हैं, एक सिंगल परमाणु के लिए बात कर रहे हैं। 35.5 AMU जो हम लेकर के चलते हैं, याद होगा आपको। ठीक, तो औसत परमाणु भार इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई है, ये बात क्लियर हो गई है। अगर हमें कोई तत्व की अलग अलग समस्थानिक दे रखे हैं और औसत परमाणु भार निकालने को कहा जाए, तो यार जरा देखो ध्यान से, इसका है 35 AMU, इसका है 37 AMU, हमें औसत निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो इसकी प्रतिशतता को उसके परमाणु भार से गुणा कर दिया, इसकी प्रतिशतता को इसके परमाणु भार से गुणा कर दिया, बटे में कुल प्रतिशतता आ जाएगी 35 और 75, और ये कितना हो जाएगा 100। सोल्व करोगे 35.5 आ जाएगा। बोलो, सिंपल था, आसान है, कर सकते थे। अब अगली बात, अगला आता है तुम्हारे पास संभारिक। अगला आता है संभारिक, बहुत ही सिंपल है। संभारिक को बोलते हैं इंग्लिश में आइसोबार। अब संभारिक जिनका समान भार हो, ठीक है, तो वे तत्व जिनके परमाणु भार समान हो, परमाणु क्रमांक भिन्न हो। ठीक है, वे परमाणु, या सिंपल वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग एवं द्रव्यमान संख्या समान हो संभारिक कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण देखो, 1H3 और 2He3, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसका परमाणु क्रमांक 2 है, इसकी द्रव्यमान संख्या 3, उसकी भी 3। ठीक है, मैंने ये ऐसे उदाहरण लिए। अगला देखो, हाँ जी, C14, 6C14 और N714। ठीक है, 14 को इधर लिखो या उधर लिखो, एक ही बात है। इस तरीके से आर्गन 40 होता है, कैल्शियम भी 40 होता है। ठीक है, तो ये है संभारिक, जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग है लेकिन उनका भार समान है। समझ में आया रसगुल्लो? समझ में आया? क्लियर है? कर सकते हो? ओके, कर सकते हो? बोलो। हाँ जी, इतना डन है। अब यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन यही बना लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन यही बना लेते हैं। आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको आगे ही लिखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन, दो परमाणु, मैंने रैंडमली 2 परमाणु ले लिए, एक ले लिया X, एक ले लिया Y, एक ले लिया X, एक ले लिया Y। यहां लिखा हुआ है 40। ठीक है, यहां लिखा हुआ है 40। ओके, यहां लिखा हुआ है 40 और यहां लिखा हुआ है 20। ठीक है, यहां लिखा हुआ है A, यहां लिखा हुआ है B, ये Y है। यदि समभारिक हो तो क्या संभव है? क्या संभव है? अगर 2 परमाणु हैं अलग अलग
20x 40 और a y b यदि समबारिक हैं तो क्या संभव है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, a बराबर 20, ऑप्शन नंबर बी, b बराबर 40, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, b बराबर 20, ऑप्शन नंबर डी, a बराबर 40। तो जरा देखो ध्यान से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ये अभी दिमाग में आया और बना लिया। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर इस क्वेश्चन में हमें यह दिखाई दे रहा है कि समबारिक है, तो जिनके भार समान होते हैं परंतु द्रव्य परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, तो A और 20 तो बराबर होगा ही नहीं, B और 40 बराबर होगा, B बराबर 20 हो ही नहीं सकता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिनके भार समान होंगे परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे, वही होंगे आपके समबारिक। समझ में आया क्वेश्चन? और उसको सोल्व कर लिया, ठीक है। तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको तैयार रहना है। हमें आता है, लेकिन पेपर में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। समबारिक है तो भार समान है, अच्छा मतलब ये बराबर नहीं हो सकता, ये दोनों बराबर है। दिमाग में हो गया ना क्वेश्चन। कैसे नहीं बनेगा क्वेश्चन? पहले आपके कॉन्सेप्ट तो बिल्ड हो, वो आप ढंग से पढ़ेंगे तो ही होंगे। हो गया। अगला आइसोडायाफर्स। आइसोडायाफर्स अगला टॉपिक, जल्दी लिखो बेटा। आइसोडायाफर्स, हेडिंग डाल लो, आइसोडायाफर्स ये क्या होते हैं? आइसोडायाफर्स किन्हें कहा जाता है कि यार वे परमाणु है ना, वे परमाणु, ये दोनों के दो के बीच में रिश्ता है आइसोडायाफर। वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं का अंतर सदैव समान है, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या सेम हो, वो होते हैं आइसोडायाफर। देखो लिखो, वे परमाणु जिनमें जिनके लिए n माइनस पी समझ पा रहे हो? न्यूट्रॉनों की संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। अपने को बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है और ये 11th का है, 12th में नहीं आता है, ठीक है। जिनके लिए n माइनस पी का मान समान आता हो, जिनके लिए n माइनस पी का मान समान आता हो, आइसोडायाफर्स कहलाते हैं। आइसोडायाफर्स कहलाते हैं, ठीक है। दो अलग अलग परमाणु लेंगे हम, जिनके अंदर n माइनस पी का अंतर देखना है आपको, सेम आना चाहिए। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं का अंतर सेम आना चाहिए। जैसे कि देखो, सपोज करो, अभी लिखना मत, मैं कुछ उदाहरण बना लेता हूं ताकि मैं आपको बता सकूं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ले लूं, ये 14 7 0 आ जाएगा, है ना। जैसे कि मान लो मैंने दो उदाहरण ले लिए, एक ले लिया मैंने फ्लोरीन और एक ले लिया मैंने सोडियम, 9 और ये 19, ठीक है। और यहां पर ये 11 23। एक बार बस सुनना, ध्यान सुनना, अभी लिखना मत, फिर एक साथ में लिखने का टाइम दे दूंगा। इसमें प्रोटॉन कितने बेटा? 9, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 9 है। न्यूट्रॉन कितने? 19 में से 9 घटा दो, 10, ठीक है। n माइनस पी करो, कितना आएगा? 10 माइनस 9 बराबर 1। इधर देखो, सोडियम के लिए बात करें, सोडियम में प्रोटॉन कितने हैं? 11, न्यूट्रॉन कितने हैं? 23 में से ये कर दो 12। तो अब जरा देखो, n माइनस पी का मान देखो, 12 माइनस 11 बराबर 1। तो n माइनस पी का मान इसके लिए और इसके लिए सेम आया, जरूरी नहीं है एक ही आए, बस समान आना चाहिए, तो वो कहलाएंगे आपके आइसोडायाफर्स। मैंने दो एग्जांपल कोई भी रैंडमली उठा लिए, पहले देखो मैंने देखा कि यार कौन से हो सकते हैं, और फिर मैंने आपको करवा दिए। तो कोई भी ऐसे दो परमाणु जिनके लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं का अंतर समान आए,
न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं का अंतर समान आए वो आइसोडायाफर्स कहलाते हैं। समझ में आया? बस इतनी सी परिभाषा है, नोट डाउन कर लो। जिनके लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं का अंतर समान आता है वो आइसोडायाफर्स कहलाते हैं। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स इंग्लिश में भी लिखना, हिंदी में भी लिखना, आइसोस्टर्स। अब जरूर देखो, ये यौगिक होते हैं या अणु, इसको बोलेंगे आइसोस्टर्स। वे अणु जिनमें परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। समझना क्या मैं बोल रहा हूं? आइसोस्टर्स वे अणु जिनमें परमाणुओं की संख्या एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या समान हो, संख्या समान हो। देखो जरा, वे अणु जिनमें परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो वो आइसोस्टर्स के अंदर आते हैं। जैसे कि देखो उदाहरण, CO2 और N2O। एक बार वेट करके आराम से देखो। हाँ जी, परमाणुओं की संख्या एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 3। यहां पे जरा देखो, 2 नाइट्रोजन, ये 3। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कार्बन में, एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8। जितना परमाणु क्रमांक है, तो टोटल काउंट करके कितना है? 16, 22। यहां पे काउंट करो, 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन में कितना होता है? जितना परमाणु क्रमांक होता है 7, तो 2 गुणा 7 प्लस 8 एक ऑक्सीजन में, 7 दूनी 14 और 8 22 इलेक्ट्रॉन इसमें, 22 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो जिनमें परमाणुओं की संख्या समान हो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान हो तो वो कहलाते हैं आइसोस्टर्स। ऐसे कोई भी उदाहरण आप रेंडमली उठा सकते हो, कोई भी उदाहरण रेंडमली उठा सकते हो। समझ में आया? जिनमें परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो उनको बोलते हैं आइसोस्टर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आइसोडायाफर्स में तो n-p सेम होना चाहिए, न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्याओं का अंतर समान होना चाहिए, जबकि इसमें क्या होना चाहिए? परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होनी चाहिए। अगला, सम न्यूट्रॉनिक, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। नाम से समझ में आ गया? ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक। वे परमाणु जिनमें बाकी कुछ भी अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। अब न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो कुछ ऐसे उदाहरण मेरे को लेने पड़ेंगे जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। थोड़ा वेट करना, ठीक है? ओके, वरना गलत हो जाए तो फिर क्या मतलब आ रहा है? उदाहरण जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। हाँ जी, एक बार मैं लिख देता हूं, अभी नोट मत करना, ठीक है? अभी नोट मत कीजिएगा। 6, हाँ हो गया, 6C12। ओके, इसके अंदर देखो प्रोटॉन 5, न्यूट्रॉन 11 - 5 कर दो 6, ठीक है? इसके अंदर देखो प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 12 - 6 कर दो 6, ठीक है? तो 6 न्यूट्रॉन, भले बाकी सेम हो अलग हो कोई मतलब नहीं पड़ता, ये हो जाएंगे आपके यहां पर क्या बच्चों? सम न्यूट्रॉनिक। ये हो गए सम न्यूट्रॉनिक, ये हो गए सम न्यूट्रॉनिक। 6 न्यूट्रॉन यहां पर, 6 न्यूट्रॉन यहां पर, क्या बोलेंगे इसको?
सम न्यूट्रॉनिक, डन, ओके। आगे बढ़ते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, समान इलेक्ट्रॉन वाले, सम इलेक्ट्रॉनिक समान इलेक्ट्रॉन वाले, तो वे परमाणु या अणु या आयन कुछ भी हो सकता है जिनमें समान संख्या में इलेक्ट्रॉन हो। वे परमाणु, स्पीशीज, स्पीशीज का मतलब होता है बेटा एक कोई भी, स्पीशीज का मतलब जैसे कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, मतलब ऐसे स्पीशीज, स्पीशीज को यहां पर हम ले रहे हैं, ये सबको व्यक्त कर रही है। इसमें परमाणु आ जाएगा, अणु आ जाएगा, आयन आ जाएगा, यौगिक आ जाएगा, सब आ गए इसमें। जिनमें समान इलेक्ट्रॉन है वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो वे परमाणु, अणु, आयन, कोई भी, वे परमाणु या अणु या आयन या यौगिक जो समान संख्या में इलेक्ट्रॉन रखते हो, इलेक्ट्रॉन रखते हो, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। समझ में आ गया? तो इसके लिए तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि देखो उदाहरण समझिएगा रसगुल्लो, यहां पर मैंने लिया C-4, यहां लिया N-3, यहां पे लिया मैंने O-2, यहां लिया F-, यहां लिया Na+, यहां पे लिया मैग्नीशियम +2, यहां लिया मैंने एल्यूमिनियम +3, यहां लिया सिलिकॉन +4। समझना, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14। ओके, तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने उसमें प्रोटॉन होते हैं। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ 12, यहाँ 13 है, यहाँ 14 है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या ये उदासीन है? कोई भी उदासीन नहीं है, सब पर आवेश है। अगर कार्बन उदासीन होता तो इसमें 6 प्रोटॉन है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, हाँ, लेकिन इस पर माइनस है। ऋणावेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। तो 6 थे, 4 और ले लिए, कितने हो गए? 10। 7 थे, 3 और ले लिए, कितने हो गए? 10। 8 परमाणु क्रमांक के, तो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 2 ले लिए, कितने हो गए? 10। 9 थे, 1 ले लिया, कितने हो गए? 10। 11 थे, धनावेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो 11 में से 1 निकल गया, कितने बच गए? 10। 12 में से 2 निकल गए, 10। 13 में से 3 निकल गए, 10। 14 में से 3 निकल गए, 10। तो ये सब क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक है, सब में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन है। तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। डन डना डन डन। तो ये पहला उदाहरण क्लियर हो गया क्या? ये सम इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी में आते हैं, ये सम इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी में आते हैं। बोलो ना रसगुल्लो, समझ पाए? नहीं समझ पाए फिर क्या समझोगे? हो गया? अगला देखो, डन 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 डन, लिख लो जल्दी से। हाँ जी, CH4, अमोनिया और H2। जैसे कि ये 3 उदाहरण हमने अलग लिए। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 के पास 4, 10 इलेक्ट्रॉन। इनमें सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। 6 कार्बन के पास, 1 हाइड्रोजन के पास, तो 4 हाइड्रोजन है, 10 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन 7 नंबर पर आता है, 7 उसमें, 3 इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में 2, ऑक्सीजन में 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो रसगुल्लो इनमें भी सब में 10 10 10 10, तो बाइलक हमारा यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10 बना। ठीक है, बस समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए। बोलो ना यार, कर लोगे? कर लोगे। अगला देखो उदाहरण, ये लिख लिया। अगला देखो, थोड़ा स्पीड में लिखेंगे ना। हाँ जी, अब जैसे कि मान लो
BO3 -3 CO3 -2। एक बार इन दोनों में चेक करके देखते हैं क्या ये सम इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। आयन ले लिया मैंने, बोरोन 3 ऑक्सीजन और -3 आवेश, कार्बन 3 ऑक्सीजन और -2 आवेश, समझे? ओके, तो यहां पर बोरोन 5 नंबर पर आता है, आवर्त सारणी में देखो 5 नंबर पर आता है, तो 5 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन तो बोरोन में, 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, -3 मतलब 3 और ले लिए तो +3, तो टोटल काउंट कर लो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5। ये 3 × 8, सबसे पहले गुणा करते हैं ना, जोड़ बाकी गुणा भाग तो आता है ना, सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर प्लस माइनस करते हैं, तो ये हो गया 24, 5 + 24 + 3 कितना हो गया, ये 29, 29 3 32 इलेक्ट्रॉन। इसमें जरा चेक करो, कार्बन के पास 6, 3 ऑक्सीजन, एक के पास 8 और ये -2 का +2 कर दिया, तो ये 8 और ये हो गया 8 प्लस और ये हो गया 24 और ये हो गया 32, तो डन 32 32 बोले तो सम इलेक्ट्रॉनिक है होंगे, सही होंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे। एक उदाहरण और ले लो इनमें, NO3-, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ NO3-, इसमें भी चेक करना 32 ही आएंगे। देखो नाइट्रोजन के पास 7, 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन के पास 8, -1 की वजह से +1 कर दिया, तो यहाँ पे भी करोगे 32 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, 32 ही आएंगे, आना पड़ेगा, मैंने उदाहरण इसे लिए। ठीक है, बोलो ना अगला। ठीक है, PO4 3-, SO4 2-, इनमें चेक करो। फास्फोरस 15 नंबर पर आता है कि नहीं आता है? आता है ना, 15 नंबर पर आता है, तो 15 इलेक्ट्रॉन उसमें। 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, -3 की वजह से +3 हो गए, तो 15 32 + 3 कितना हो गया, ये 35 50 इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? अरे 32 और 3 35, 15 50। यहां देख सल्फर के अंदर, देख सल्फर 16 नंबर पर आता है, 16 उसमें, 4 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन के पास 16, -2 की वजह से +2 कर दो, तो 16 अरे यार ये तो अलग हो गया, ये 16 कहां से लिख दिया मैंने? हाँ तभी मैं सोचू ये 16 कहां से लिख दिया, मेरे को इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख रहा हूं बेटा, ये किसकी संख्या लिख रहा हूं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हाँ जी, 8 × 32 32 और ये हो गया 18 50, तो 50 इलेक्ट्रॉन इनमें, देवियों सज्जनों इनमें 50 है, हाँ 50 है इनमें। ओके, एक उदाहरण देख लो, ClO3-, ClO4- लिखो, परक्लोरेट आयन। इसमें जरा देखो ध्यान से, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन, 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, -1 की वजह से +1 कर लिया, 17 और 1 18, 18 और 32 50। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि हम एक सही तरीके से चीजों को कर पा रहे हैं? इतने उदाहरण करवाने के पीछे बस मेरा एक ही टारगेट है, एक ही मकसद है कि आपको मैं सिखा सकूं, ठीक है? वरना एक उदाहरण लिख के भी मैं निपटा सकता था इनको, लेकिन नहीं, मैंने सोचा आपका भला, और भले के चक्कर में आपको करवा दिए इतने सारे क्वेश्चन, ठीक है? और भी हो सकता है इनके अलावा, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ कैसे कैसे इनको सोल्व किया जाता है। बोलो रसगुल्लो, कर सकते हो? और देखो ई, ठीक है, कैसे भी करेंगे, अच्छे से करेंगे। जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पे लिखा हुआ है NaHCO3, एक मेरे को ये दे रखा है NaHCO3 दे रखा है, ठीक है, और एक दे रखा है मेरे को NaNO3। क्या ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक है? चेक करते हैं। हाँ जी, इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। सोडियम में इलेक्ट्रॉन 11 नंबर पर आता है, तो 11, हाइड्रोजन में 1, कार्बन में 6, 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन में 8, तो 11
प्लस 1 प्लस 6 प्लस 24, तो 24 तीन अट्ठे 24 होता है ना, 24 कितना होता है ये 41, सही बोल रहा हूं मैं, 24 36 31 अब 42 41 कैसे हो सकता है, 42 इलेक्ट्रॉन्स, 42 इलेक्ट्रॉन इसमें देखो, सोडियम में 11, नाइट्रोजन में 7, 3 अट्ठे 24, तो ये कितना हो गया, दिक्कत हो गई, तो ये सेम कैसे नहीं हुआ, इनको सेम होना चाहिए, नाइट्रोजन के अंदर सेम होएगा यार, या तो यहां गड़बड़ करी मैंने, अच्छा 24 ये 32 हो गया ना, अच्छा सॉरी ये हो गया 24 और 7, हाँ वो तो हो गया यार, ये 18 और ये हो गया आपके पास 24, 18 24 कितना होता है 42, हो गया खो गया था मैं किसी ख्यालात में, ठीक है, 42 हो गया। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये सम इलेक्ट्रॉनिक है, दीज आर सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आपके केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर आपने सुना है, उस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बताओ ऐसे कौन से युग्म हैं जो समान संकरण और समान इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं निम्न में से कौन से युग्म सम संरचनात्मक एवं सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो आपको सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब समान संख्या में इलेक्ट्रॉन काउंट करना आना चाहिए। सम संरचनात्मक के लिए तो हम संकरण निकालेंगे वहां पर। तो सम इलेक्ट्रॉनिक ऐसे देखे जाते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना आपको आना चाहिए। डन डना डन डन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज वोज इन पर हम चर्चा कर लेते हैं। ओके, तो यार यहां तक की ये चीजें खत्म हो गई, सारी कुछ चीजें समझ में आ गई, हर एक बात क्लियर हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम, मजा आ गया भाइयों। ओके, अब आगे की बात, अब इलेक्ट्रॉन की खोज। अब यहां पे जो दिखाए गए दृश्य है ना, इनको आपको समझना है और फिर आपको घर पे नोट कर लेना है, छाप लेना है, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल मटेरियल चलने वाला है, अपने नीट के लिहाज से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस मुझे पढ़ाना है तो बताना पड़ेगा एक बार तो। हाँ जी, अब इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किस तरीके से हुई, क्या क्या चीजें उसके अंदर आई, उन चीजों पर हमें यहां पर कुछ बातें टीका टिप्पणी अपन को करनी है। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि यार कुछ वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिकों ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, विसर्जन नलिका ली, उस विसर्जन नलिका में 2 प्लेटें लगाई जिनको इलेक्ट्रोड कहा गया, एक कैथोड एक एनोड, उनका संबंध बैटरी से किया गया और फिर बैटरी से उनमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई। फिर विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो थोड़ा कम वोल्टेज दिया, तो कम वोल्टेज देने पर तो कुछ ऐसा सीन ही नहीं बना, धारा प्रवाहित नहीं हुई। और ज्यादा टेम्परेचर दिया और ज्यादा वोल्टेज दिया, विभवांतर ज्यादा लगाया, वोल्टेज ज्यादा दिया, कुछ नहीं हुआ। थोड़ा और दिया तब भी कुछ नहीं हुआ, और दिया कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने वोल्टेज 10,000 वोल्ट से ज्यादा कर दिया तो यहां पर ये बैटरी लगा रखी बेटा। इस बैटरी के अंदर एक है बेटा ये छोटा डंडा, एक बड़ा डंडा। छोटा डंडा नेगेटिव टर्मिनल, बड़ा डंडा पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई प्लेट नेगेटिव होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई प्लेट पॉजिटिव होती है। इसको बोला जाता है कैथोड, इसको बोला जाता है एनोड। ओके, और ये है एक ट्यूब, इस ट्यूब को बोला जाता है विसर्जन नलिका। विसर्जन नलिका, इस विसर्जन नलिका में गैस भरी होती है, इस विसर्जन नलिका में गैस भरी होती है उच्च दाब पर, ठीक है, और इसमें गैस भरी होती है, इसमें गैस भरी होती है। अब इस गैस के अंदर निम्न दाब पर और उच्च विभव पर इसमें गैस भरी होती है। निम्न दाब एवं उच्च विभव, नीचे से यहां उच्च वोल्टता लगाते हैं हम, उच्च विभव पर इसमें गैस भरी होती है। गैस जैसे कि हाइड्रोजन गैस हो गई, ऐसे कुछ गैस इसमें भरी होती है। अब जैसे ही यहां से देखो, इसका एक डायग्राम मैंने आपके लिए लेकर आया, देखो यहां से हाई वोल्टेज लगाया, यहां से हाई वोल्टेज लगाया, हाई वोल्टेज ये पॉजिटिव टर्मिनल,
सॉरी, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहां से धारा निकल रही है। तो जैसे ही धारा इधर से प्रवाहित हो रही है तो यहां से कुछ किरणें निकलती है। अभी हमें इतना देखना है, ये आगे का बंद रखना है, ठीक है। तो हाई वोल्टेज, यहां से ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज हम मानते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज हम मानते हैं, ठीक है। अब आगे की कहानी, ठीक है, समझना है बढ़िया से, इसको आपको फील लेना है। पिक्चर देख रहे हो आप, ऐसे बैठो। हाँ, तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर ये निर्वात पंप, निर्वात पंप वो पंप है मतलब जो कहीं ना कहीं इसको निर्वातित कर रहा है, इसको मतलब एक मतलब इसमें कोई भी और दूसरी गैस नहीं है, बिल्कुल ये वायु रहित है, जो हमने डाली हुई है बस वही है। तो यहां से हम उच्च वोल्टता यहां पे देते हैं, वोल्टेज देते हैं बहुत हाई। उससे क्या होता है यार, मतलब कि जैसे कि मान लो आपको इस बिंदु से उस बिंदु तक जाना है। अपन बचपन में छलांग मारना सीखते ना, पहले से अपन पहले इतना ही सा दौड़ना सीखते थे अपन, अब आप थोड़ा ज्यादा सीखे और फिर कृष बन जाते हो। कृष पिक्चर देखी, कृष पिक्चर देखी। पहले कृष धीरे धीरे दौड़ता था, फिर उसको जैसे ही जादुई शक्तियां प्राप्त होने लगी बढ़िया से, फिर बढ़िया से छलांगे मारना हो सीखा, फिर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाना हो सीखा। तो उसी तरीके से पहले थोड़ा सा उसके अंदर, पहले याद करो कृष क्या पीता था उस पिक्चर में, ब्रोनवीटा। ब्रोनवीटा की शक्ति जैसे बढ़ने लगी, कृष यहां से वहां तक जंप मारना सीख गया। वो तो जादू, तो पागल है। ब्रोनवीटा नहीं देखा तुमने, बचपन में अपन पीते थे ब्रोनवीटा। तो वो कृष यहां से पहले बीच में गिर जाता था, फिर थोड़ा आगे, फिर थोड़ा और आगे, फिर उसको फिर मोटिवेशन मिल गया, मोटिवेशन मिल गया, प्रीति चिंता मिल गई, यहां तक जंप मार गया वो। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। प्यार में वो ताकत होती है कि आपको कोई भी काम करवा देती है। तो फिर यहां से वो वहां तक जंप मार गया, हाँ या ना? ठीक है, ओके। तो यहां पर भैया जी जैसे ही हाई वोल्टेज आया, जैसे ही चार्ज हो जाता है इंसान, ठीक है, तो वो आराम से फिर यहां से जो किरणें निकलती है वो किरणें यहां तक जाकर के टकराने लग गई, मतलब परिपथ पूर्ण हो गया। और परिपथ पूर्ण हो गया तो अगर आप इस सर्किट में कहीं बल्ब लगाओगे तो प्रकाशित हो जाएगा, हाँ या ना? क्लियर हो गया? तो कैथोड से कुछ किरणें निकल करके एनोड की ओर आती है और परिपथ को पूर्ण कर देती है। और उसका पता हमें कैसा लगेगा? इस परिपथ में बल्ब लगा होता है, बल्ब प्रकाशित हो जाता है, अर्थात परिपथ पूर्ण हो गया। मतलब हम ये बोल सकते हैं यहां से कुछ किरणें निकल रही है। वो कहां से निकल रही? नेगेटिव टर्मिनल से निकल रही है। इन किरणों को बोला गया बेटा कैथोड किरणें, कैथोड किरणें। तो ये एक्सपेरिमेंट किसका था पता है? ये माइकल फेराडे साहब का था। माइकल फेराडे ने सबसे पहले ये बताया था, माइकल फेराडे साहब ने सबसे पहले ये बताया था कि अगर हम क्या करते हैं, किसी विलयन में जब इलेक्ट्रोड लगा करके विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ की कुछ मात्रा का या तो विसर्जन होता है या उन पर डिपोजिशन होता है। ओके, फिर उसी प्रिंसिपल को आगे फिर किसने? जे थॉमसन ने अप्लाई किया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज वैसे जे थॉमसन ने करी थी, लेकिन उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट यूज किया था वो माइकल फेराडे वाला है। वो माइकल फेराडे बेटा अपन 12th वाला टॉपिक पढ़ेंगे, विद्युत रसायन, वहां पर डेप्थ में पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो अभी आप ये देखो कि यार ये कैथोड किरणें हैं जो इधर से उधर जा रही है। ओके, फिर आपने 9th क्लास में देखा होगा कि कैथोड किरणों के बारे में कुछ विशेषताएं वगैरह वगैरह। ओके, ये कैथोड किरणें ये ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक किरणें। ओके, क्योंकि ये ऋण वाले स्रोत से निकल रही है और पॉजिटिव वाले स्रोत की ओर जा रही है। ओके, अब इसके अंदर थोड़ा सा आगे इन्होंने थोड़ा सा, अब देखो अगर हम इस कैथोड से निकलने वाली किरणों को एनोड पर प्राप्त करते हैं, ठीक है, कुछ कैथोड किरणें निकल रही, लेकिन अब इसका मुझे अच्छी तरीके से पता लगाना है, तो हमने यहां पर कैथोड को बीच में से छिद्रित कर दिया, परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, यहां पर हमने इसको क्या कर दिया? इसको बीच में छिद्रित कर दिया ताकि यहां से आने वाली किरणें, जो किरणें आ रही है ना, वो इन छिद्रों की मदद से आगे निकल सके और यहां पे टकरा जाए। और यहां पर हमने क्या लगा रखी है? एक फिल्म लगा रखी है, एक पर्दा लगा रखा है जो कि
जैसे ही ये किरणें उस पर टकराएगी चमक उत्पन्न होगी। जैसे कि टीवी, पुराने जमाने की टीवी देखी होगी बेटा, वो पूरी बड़ी सी टीवी आती थी, भारी सी। आजकल तो बिल्कुल एलईडी, ये देखो इतनी सी पतली सी ये टीवी, तो जिसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इतनी सी मोटाई है इसकी, इतनी सी मोटाई। कहां गया, ओहो पता नहीं कहां टच हो गया। इतनी सी मोटाई है, इतनी सी मोटी है, पर पीछे से थोड़ी सी हल्की सी थोड़ी मोटी सी है, लेकिन साइड से तो इतनी सी है। पुराने जमाने में क्या होता था, इतनी मोटी टीवी आती थी, है ना, उसमें पिक्चर ट्यूब लगी होती थी, यहाँ पे पीछे छोटा सिस्टम होता था, तो वही है कैथोड एनोड, इसी टाइप का यही सिस्टम होता था, वो ये ऐसा। यहाँ पे बारीकी से, यहां से सामने स्क्रीन होती थी फ्रंट वाली, उस पर यहाँ पे उस पर क्या बोलते हैं, पेस्टिंग हो ही रहती थी, कलर वलर उस पर लगा रहता था, ठीक है। जैसे ही यहां से लाइट वहां टकराती थी, देखो ये कलर उत्पन्न कर रहा है, ग्रीन 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 ग्रीन, प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रही है। तो उसी को यहां पर हमने देखा, हम यहां पर क्या लगाते हैं, जेडेनेस, जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा लगाते हैं। तो जैसे ही यहां पे जाती चमक उत्पन्न करती, मतलब कुछ किरणें तो है भैया, कुछ तो लोचा है। तो ये है यहां पर नेगेटिव टर्मिनल, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, तो बाकी यहां पे चीजें यहां पर आई। और फिर आपने इसमें यही पढ़ा होगा कि अगर हम कैथोड किरणों के मार्ग में कुछ पंखा वंखा रख दें, बिल्कुल हल्का सा पंखा होता है ना, तो वो घूमने लगता है। इसका मतलब ये है कि कैथोड किरणें कुछ कणों से मिलकर बनी होती है, जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, बहुत हल्का होता है परंतु ये कण, हाँ या ना। तो बच्चों जरा देखो ध्यान से, कैथोड किरणें, कुछ छोटी छोटी बातें लिख लो। कैथोड किरणें कुछ कणों से मिलकर बनी होती हैं, जो कि ऋणावेशित होते हैं। इन कणों को जे थॉमसन ने, डिस्कवर तो इसने ही किया, जे थॉमसन ने नेगेट्रॉन बोला। क्या बोला, नेगेट्रॉन कहा। बाद में स्टोनी ने, ठीक है, ये स्टोनी ने इसे इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो ये पंडित जी थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाम दिया, ठीक है भाई। पता तो चली गया कि ये ऋणावेशित कण है, जो कि कहीं ना कहीं यहां पर कैथोड किरणों में उपस्थित है। इसे नेगेट्रॉन कहा, बाद में इसको इलेक्ट्रॉन कहा गया। क्या यार इतनी पिक्चर समझ में आ रही है बेटा आपको? क्या इतनी पिक्चर समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? ओके, लगभग ये 1897 के लगभग की बात है, ठीक है, जो 1897, लेकिन ये सन वगैरह नहीं आएंगे बेटा आपके, ठीक है। ओके, एनसीईआरटी में दे रखा है, अगर आप देखना चाहें तो आप एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में इनको देख सकते हैं, एनसीईआरटी में आप इनको देख सकते हैं। ये पूरा सोर्स एनसीईआरटी से मैंने लिया है, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। कुछ डायग्राम उसमें ऑटोमेटिक दे रखे थे, ये फिर मैंने कुछ नेट से निकाला है, कुछ अच्छा सा डायग्राम, चलचित्र। हाँ, अब जरा देखो ध्यान से यहां पर इनके गुण, कैथोड किरणों के गुण, कैथोड किरणों के गुण। हाँ जी, वैसे भी आपने ये छोटी क्लास में 9th क्लास में देखा होगा कि यार कैथोड किरणें ऋणावेशित टर्मिनल से निकलती है, अतः ये ऋणावेशित होती है। इनके मार्ग में अगर हम कुछ हल्का बाधा रख देते हैं तो वो घूमने लगता है पंखा, जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं इनमें कुछ कण होते हैं, ये ऋणावेशित कण होते हैं, ठीक है। ओके, अगर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र न लगाया जाए ये बिल्कुल सीधा जाएंगे, अगर विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र लगा देंगे तो ये विचलित हो जाएंगे, इधर उधर कहीं ना कहीं ऊपर नीचे उठ जाएंगे, हल्के है ना, क्योंकि विचलन होता है इनमें। ओके, और फिर कुछ बातें यहां पर और है जो मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं। हाँ, पहला पॉइंट क्या है, इसको समझ लो, बस समझ लो, ठीक है। या फिर जब आपके पास स्लाइड आ जाए ना तो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, सिंपल सी भाषा में, कोई ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं आने वाला। हाँ जी, कैथोड किरणें
कैथोड से आरंभ होकर के एनोड की ओर गमन करती है। अच्छी बात है। ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती, दिखती तो है ही नहीं, इसलिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा उनको फील करने के लिए। परंतु इनके व्यवहार को गैसों या कुछ निश्चित प्रकार के पदार्थों, स्फुरदीप्ति और प्रतिदीप्ति, जो क्या करते हैं, फ्लोरोसेंट उत्पन्न करते हैं, मतलब चमक उत्पन्न करते हैं, उन पदार्थों से कर सकते हैं। इन पदार्थ इन किरणों से टकराने के बाद चमकते हैं। जैसे कि टेलीविजन चित्र, नलिका कैथोड किरण नलिका होती है, टीवी पर्दा स्फुरदीप्ति और प्रतिदीप्ति पदार्थों से लेपित होता है जिस पर चित्र प्रतिदीप्त होते हैं। सीधी बात है। ये वाला डायग्राम, ये टीवी के अंदर यही सिस्टम होता है बेटा। यहां से अपन उसको चालू करते हैं, उसमें लाइट उत्पन्न होती है, तो यहां से कैथोड से कुछ रेज निकलती है, जो इस एनोड में अपन ने क्या कर रखा है, एक हल्का सा छेद कर रखा है। इस छेद से होकर के सामने वाली पट्टी पर ये चमक उत्पन्न करती है और फिर यहां पर अपने को चलचित्र दिखाई देता है। इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ठीक है, समझ में आ रही इतनी बातें? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब कुछ और बातें इसकी हम देख लेते हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यार इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, ऋणावेशित है, कुछ ना कुछ आवेश है, हाँ है ना। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट हो तो ये सीधी रेखा में गति करेगी, सीधी रेखा में बिल्कुल गति करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से कुछ ना कुछ तो डेविएट होगी, कुछ ना कुछ तो विचलन दर्शाएगी। अगली बात, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कैथोड किरणों का व्यवहार ऋणावेशित कणों से अपेक्षित व्यवहार के समान होता है। मतलब जैसा ऋणावेशित कण दर्शाते हैं वैसे ये दर्शाते हैं, जो यह सिद्ध करता है कि यह किरणें वास्तव में ऋणावेशित कण होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये तो फिर बात की बात है, ये तो हम जानते ही हैं। अगली बात, काम की बात, ये बात, इस बात को ध्यान रखना कि कैथोड किरणें, ये जो किरणें हैं, ये जो किरणें हैं जो इस नलिका में कैथोड से निकल के एनोड की ओर जा रही है, ये किरणें, इसमें कौन सी गैस भरी हुई है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ये इलेक्ट्रोड कौन से हैं इनकी प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती है। ध्यान रखें क्या कि कैथोड किरणें के लक्षण, कैथोड किरण नलिका के इलेक्ट्रोडों, भाई वो किस पदार्थ के बने हुए हैं एवं उसमें उपस्थित गैस की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करती है। उसमें कौन सी गैस है उसकी प्रवृत्ति पर डिपेंड नहीं करेगी। यार इलेक्ट्रॉन है, गैसों में भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन गैस के इलेक्ट्रॉन से अलग होता है या सेम ही होता है? सेम ही होता है ना वो तो, हाँ है ना। जैसे कि अपन ने यहां पे देखा, इसमें 42 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 42 इलेक्ट्रॉन है, इसके 42 इलेक्ट्रॉन और इसके 42 इलेक्ट्रॉन सेम ही है, अलग अलग नहीं है। इन इलेक्ट्रॉन की जो प्रवृत्ति होगी वैसी प्रवृत्ति इसमें होगी। ठीक है, जितना आवेश इन पर है उतना ही आवेश इन पे रहेगा, जितना द्रव्यमान इसका होगा उतना ही द्रव्यमान इसका रहेगा। ठीक है, तो ये वाली बात यहां पर आपको फील हुई, समझ में आया? ओके, और ये हमने यहां पर देख लिया इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान और आवेश का अनुपात। अभी टाइम है कि नहीं है? ठीक है, थोड़ा सा एक बार मैं आपसे बात कर लेता हूं। हाँ जी, टाइम ओवर, ऐसे ही प्रोटॉन होते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समझ में आ गया सर? H+ में हाँ 0 इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, समझ में आ रहा है ना? तो बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मल सी बेसिक सी बात है। आइसोटोन और सम इलेक्ट्रॉनिक को इंग्लिश सेम इलेक्ट्रॉनिक, क्या हुआ? हाँ जी, समझ में आ गया? हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? चमचम करके चमक गया, वेरी गुड बेटा। हाँ, जूलियस प्लेकर मॉड्यूल दिया था, बिल्कुल बेटा, जूलियस प्लेकर ने दिया था। लेकिन सबसे पहले इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसने माइकल फेराडे ने किया था, और माइकल फेराडे ने यह बताया था कि जब अगर हम किसी विलयन के अंदर इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोड जिस पदार्थ का बना हो ना, उसकी मात्रा या तो विसर्जित होगी या अवशोषित होगी। तो उनके बारे में, और जूलियस प्लेकर ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन जो इसका जो रिजल्ट था कहीं ना कहीं वो जे थॉमसन ने किया था। हाँ, अब यहां पर जरा देखो, थोड़ा सा आगे की बातों को क्लियर कर लेते फटाफट से, शॉर्ट एंड स्वीट बातें बेटा, इसमें आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश E और द्रव्यमान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनका रेशियो क्या है?
अब जरा देखो ध्यान से, यहां पे जरा देखो ये डायग्राम, इस डायग्राम को फील करना। ये डायग्राम आपने देखा, इस डायग्राम में हमने ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ नहीं लगा रखा है, ये किरणें एकदम सीधी जा रही है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, ऊपर नीचे से विद्युत क्षेत्र लगा दूं, तो इन किरणों की दिशा ये स्पॉट यहां बनेगा। ओके, और अगर चुंबकीय क्षेत्र लगा दूं तो ये स्पॉट कहीं नीचे बनता है, तो कहीं ना कहीं ये विचलित हो जाती है, ये विचलित हो जाती है। देखो जरा ध्यान से यहां पर, देखो जरा ध्यान से यहां पर यार, जैसे ही हमने ये ऊपर नीचे जो प्लेटें लगा रखी है बेटा, ये वाली प्लेटें, ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली, ये तो है आपका विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र, विद्युत लिखने में आ गया यार, ये विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे से, और चुंबकीय क्षेत्र दाएं बाएं से। ऊपर विद्युत क्षेत्र है ऊपर नीचे से, और यहां पर उसके लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र, दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों लंबवत होते हैं। ऐसे ये किरण जा रही है ऊपर नीचे, विद्युत शब्द, दाएं बाएं चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे देखा होगा ना आपने, वाम हस्त नियम पढ़ोगे आप फिजिक्स में, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ोगे। और देखो ध्यान से, और इस तरफ से हमने लगाया, ये चुंबक लगा रखा है चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र जब हम लगाते हैं तो ये ए बिंदु की तरफ स्पॉट यहां बनता है, नहीं लगाते हैं तो बी पर स्पॉट बनता है, जब चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो सी की ओर स्पॉट बनता है। तो यहां पर ये एक स्क्रीन है जिस पर यहां पर ये चमक उत्पन्न करते हैं। ये चुंबक है बेटा, ये कैथोड किरणें हैं जो गुजर रही है इधर से निकल करके, और यहां पर हम ये नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है। तो यहां पर इसके आधार पर E/m का मान जे थॉमसन ने प्रेडिक्ट किया, तो जे थॉमसन ने ये मान प्रेडिक्ट किया। लिख लेते ना, फटाफट खत्म हो जाएगा, कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्य आवेश और इलेक्ट्रॉन का मास उसका मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, बस केवल मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, और आवेश उसका इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है किलोग्राम में, 9.1, अरे यार 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। तो इन दोनों का अनुपात उसने ज्ञात किया, यहां पे ये आ जाएगा 1.758 इंटू 10 की घात माइनस कितना था ये, +11, ठीक है, ये संख्या ऊपर जाएगी ना, 31 ऊपर जाएगा, +11 कूलाम प्रति किलोग्राम। ये आता है इन दोनों का अनुपात। इलेक्ट्रॉन के लिए उसका आवेश और उसके द्रव्यमान का अनुपात आता है 1.758 इंटू 10 की घात 11। तो ये ध्यान रखना बेटा, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात है इलेक्ट्रॉन के लिए, ये आप ध्यान रख लेना। बाकी चीजें आपको ध्यान रखे या न रखे वो आपको फील आ गई होगी इस डायग्राम से, ठीक है, ओके। तो क्लियर हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन पर आवेश वगैरह, ये फिर हाँ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए मिलिकन एक वैज्ञानिक था, उस मिलिकन वैज्ञानिक ने R.M. मिलिकन ने, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, रेफरेंस कहां है बेटा, NCERT, आप वहां से इस चीज को देख सकते हो। एनसीईआरटी की बुक खरीदने की जरूरत नहीं, नेट पे डालो NCERT मिल जाएगा। ओके, तेल बूंद प्रयोग, उस तेल बूंद प्रयोग भी उसने किया, ठीक है, तेल बूंद प्रयोग मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। तो उसके जरिए भी यहां पर उसने E/m थॉमसन ने निकाल दिया था, आवेश उसको पता था, भार उसने यहां पर ज्ञात कर लिया। ये इलेक्ट्रॉन का इतना भार होता है जो हमें पता ही है। ओके, तो इसके बारे में ही बताया, बाकी चीजें अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, थोड़े से क्वेश्चन लगाएंगे, फिर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो एक बार मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूं और फिर आपसे इजाजत लेता हूं। हाँ जी, समझ में आ गया। यहां से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि रदरफोर्ड के एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में क्या क्या चीजें हुई थी, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, थ्योरेटिकल बातें। यहां पे कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है, सिंपल सी जनरल बातें बनती है जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ी है, ये सब ने 9th में पढ़ी है, सब तुम 12th पास आउट हो तो आपने 11th में पढ़ी है, इतनी ज्यादा कोई डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है इसमें।
हाँ जी, समस्थानिक में भौतिक गुण समान रहेगा? नहीं रहेगा बेटा, समस्थानिक में भौतिक गुण रासायनिक गुण डिफरेंट रहेंगे यार। कार्बन 12 और कार्बन 13 भौतिक गुण, इनका भार अलग अलग है ना, एक 12 एक 13 है, कैसे है? ठीक है, घनत्व अलग रहेगा, क्वथनांक गलनांक अलग रहेगा। समझ में आ गया? सर देवी पर साजन क्या है? क्या बोल रहा है बेटे? ये गुड़गांव में है बेटा, ये कोचिंग सेंटर। हाँ जी सर, कैथोड तो प्लस होता है ना बेटा, कैथोड प्लस एनोड नेगेटिव सिर्फ डेनियल सेल में होता है, बाकी अदरवाइज कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ओके। हाँ जी, नहीं दिख रहा है तो बेटा वो अभी अपलोड नहीं हुआ है शायद, मैं आज अभी जाके देखता हूं अपलोड किया है या नहीं किया। ठीक, ओके। तो इसी के साथ 12 - 8 क्या, कहां गड़बड़ कर दी? अगर कहीं मानवीय गलती हुई है तो बेटा मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, आप उसको सही कर लेना। ठीक है, यहां पे कुछ गलती करी है क्या मैंने? ठीक है, ओके। हाँ जी, क्लियर है? अगर कहीं पर जोड़ बाकी में हो गया हो, गलती हो जाती है, जब अपन बिल्कुल पास से देखते ना तो ये अक्षर बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं, तो शायद हो जाता है वो। हाँ जी, अभी एनसीईआरटी आप रेफरेंस ले सकते हो, एनसीईआरटी से थोड़ा सा देख सकते हो, बाकी इतने कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आज तो अति आनंद की अनुभूति हुई बेटा, आपने कुछ आज पढ़ा ही नहीं ना, इसलिए सिंपल सी तो चीजें थी, सिंपल सी चीजों में आनंद की अनुभूति होती है। जो चीजें नहीं आती, जो टफ होती है, फिर वहां आनंद की अनुभूति नहीं होती, वहां डर लगता है कि कैसे होएगा, पेपर में आ गया तो कहीं। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर कुछ और चीजें पढ़ेंगे और थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, आज की तरह थोड़ा आज से थोड़ा ज्यादा फास्ट पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।